बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना कि नए नए राष्ट्र के सामने जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो क्या क्या चुनौतियों का सामना इसे करने पड़ा। वहाँ हमने जाना भारत के विभाजन और विस्थापन की त्रासदी के बारे में, हमने जाना था देसी रजवाड़ों के विलय की समस्या को भी और राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती को भी। इन सब बातों को विस्तार से जानने के बाद अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर। तो चलिए चलते हैं इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर और देखते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें यहाँ कथन दिए हुए हैं, हमें इन कथनों को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि कौन सा कथन भारत विभाजन को लेकर गलत है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कथन। पहला कथन है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। तो ये कथन पूरी तरह सही है कि भारत का जो विभाजन था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो कि मुस्लिम लीग ने दिया था और हमने अच्छे से इसको पढ़ा था और जाना था कि इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था कि भारत दो कौमों का राष्ट्र है और इसलिए दोनों कौमों के लिए उनके दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन, धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। ये कथन भी पूरी तरह सही है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि बंगाल और पंजाब दोनों ही ऐसे प्रांत थे जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी थी, लेकिन इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर गैर मुस्लिम आबादी बाहुल्य में थी। इसलिए इनके जिले और निचले जो स्तर के प्रादेशिक जो क्षेत्र थे उनको आधार बना के धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे इन दोनों प्रांतों का विभाजन किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। ये कथन भी सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों ही बहुत दूर और अलग अलग क्षेत्र थे और उनके बीच में भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा था। तो ये कथन भी पूर्णतया सही है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये कथन पूर्णतया गलत है, क्योंकि विभाजन की बात में सिर्फ जो क्षेत्र थे उनका बंटवारा हुआ था। धर्म के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जहां मुस्लिम ज़्यादा थे उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया था और जहां गैर मुस्लिम आबादी अधिक थी उस क्षेत्र को भारत में रखा गया था। लेकिन बंटवारे के बाद में दोनों देश अपनी अपनी जो अल्पसंख्यक आबादी है उसकी अदला बदली करेंगे, ऐसी कोई बात विभाजन के समझौते में नहीं थी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर घ, कि ये वाला कथन भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है, लेकिन सही नहीं है, गलत है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें। तो हमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, इन सिद्धांतों के सामने उदाहरण दिए हुए हैं, हमें इनका मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत किस उदाहरण के साथ उचित बैठता है। तो देखिए, धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ भारत और पाकिस्तान का। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। विभिन्न भाषाओं के आधार पर, यहाँ देश नहीं लिखेंगे हम, सीमा का निर्धारण तो वो होता है झारखंड और छत्तीसगढ़ का। भौगोलिक आधार पर किसी देश की सीमाओं का निर्धारण तो वो होंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक दृष्टि से सीमाओं का निर्धारण तो वो होंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हैं और नीचे लिखी रियासतों के स्थान चिन्हित कीजिए। हमें कुछ रियासतों के नाम दिए गए हैं और हमें भारत के नक्शे में बताना है कि वो रियासत कहाँ स्थित है। तो देखिए, सबसे पहली रियासत हमें दी है जूनागढ़। तो भारत के नक्शे में जो जूनागढ़ रियासत है वो इधर गुजरात में होगी, जूनागढ़ रियासत। मणिपुर रियासत यहाँ होगी। मैसूर रियासत यहाँ होगी और ग्वालियर रियासत यहाँ ये होगी, ग्वालियर रियासत।
क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 तरह की राय लिखी हैं, 2 राय दी हुई हैं हमें, देखते हैं क्या क्या राय है। पहली राय है विस्मय की कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्तार हुआ। दूसरी रियासत है इंद्रप्रीत की, यह बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। विस्मय ने यह कहा कि भारतीय संघ में जब हमने रियासतों को मिला लिया तो वहाँ प्रजातंत्र लोकतंत्र का विस्तार हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब राजा राज करते थे तो वहाँ प्रजातंत्र नहीं था। लेकिन इंद्रजीत ये कह रहे हैं, इंद्रप्रीत कि मैं इस दावे को सही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रियासत हैं उनको और मतलब कि बल प्रयोग से भी रियासतों को शामिल किया गया था भारतीय संघ में, और लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। तो देसी रियासतों के विलय और ऊपर के मशवरे के आलोक में इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? तो देखिए हम क्या राय दे सकते हैं कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से निसंदेह लोकतंत्र का विस्तार हुआ। ये बात तो मतलब कि 100% सत्य है कि भारतीय संघ में रियासतों के विलय से लोकतंत्र का विस्तार वहाँ तक हुआ है। वहाँ की जनता भी आज़ादी का स्वाद चख पाई है, वहाँ भी लोकतंत्र पहुँचा है। जनता को स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की आज़ादी मिली। रियासतों के अंदर जनता को ऐसी आज़ादी पहले कभी नहीं मिली थी। कुछ रियासतों में बल प्रयोग तात्कालिक परिस्थितियों में आवश्यक था। उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी कि बल प्रयोग करना वहां पर आवश्यक हो गया था, इसीलिए भारत सरकार द्वारा बल प्रयोग किया गया था। भारतीय संघ में विलय के पश्चात प्रत्येक रियासत में लोकतंत्र की स्थापना एवं जनता को अधिकार प्राप्त हुए थे। भारत में विलय के बाद में भारत सरकार ने किसी भी जनता के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम इस बात से इस राय से और सहमत हैं कि हाँ, देसी रियासतों के भारत में विलय से लोकतंत्र का विस्तार प्रजातंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 1947 के अगस्त के कुछ बयान दिए गए हैं जो अपनी प्रकृति में अत्यंत भिन्न हैं। देखते हैं क्या क्या बयान है। पहला बयान है कि आज आपने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। सत्ता का आसन एक बुरी चीज है। इस आसन पर आपको बड़ा सचेत रहना होगा। आपको और ज्यादा विनम्र और धैर्यवान बनना होगा। अब लगातार आपकी परीक्षा की जाएगी। ये लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। अगला बयान है, भारत की आज़ादी की जिंदगी के लिए जागेगा। हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज दुर्भाग्य के एक दौर का खात्मा होगा और हिंदुस्तान अपने आप को फिर से पा लेगा। आज हम जो जश्न मना रहे हैं वो एक कदम भर है। संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन दो बयानों से राष्ट्र निर्माण का जो एजेंडा ध्वनित होता है उसे लिखिए। आपको कौन सा एजेंडा जच रहा है और क्यों? देखिए इससे क्या क्या एजेंडा ध्वनित होता है। गांधी जी के बयान में शासकों के पथ में आने वाली चुनौतियों से आगाह किया गया है। गांधी जी ने सत्ता को कांटों का ताज बताया है और इस पद को जो सत्तासीन व्यक्ति है उसको कहा है कि हर वक्त अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा की घड़ी है। ये बयान एक शासक या प्रशासक की जिम्मेदारी तय करता है। गांधी जी का बयान है वो तय करता है एक शासक की, एक प्रशासक की जिम्मेदारी को। पंडित नेहरू के बयान में स्वतंत्र भारत की सुंदर और समृद्धिशाली भविष्य के दर्शन होते हैं और वे उत्साहित और आगामी जो संभावनाएं हैं उनको लेकर उत्साहित हैं। वो बेहद खुश हैं और वो बेहद आशावान हैं। और हमारी दृष्टि से हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो दोनों ही एजेंडे हैं अपने आप में सही हैं, क्योंकि निसंदेह आज़ादी का जश्न एक छोटा जश्न नहीं होता और उम्मीदें, संभावनाएं, आशाएं तो होनी ही चाहिए, उत्साह तो होना ही चाहिए नए राष्ट्र के
निर्माण को लेकर। लेकिन जो गांधी जी की चिंता है, जो गांधी जी की बात है, वो भी अपनी जगह पूर्णतया सही है कि जो सत्ता का ताज है वो कांटों का ताज है और उसको बड़े अच्छे से संभाल कर रखना होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसका निबाह करना होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया? क्या आपको लगता है ये केवल भावनात्मक और नैतिक तर्क हैं अथवा इनमें कोई तर्क युक्तिपरक भी है? पंडित नेहरू का दृष्टिकोण था वो धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने प्रथाओं और परंपराओं का विरोध किया था। धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग रख के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के पक्षधर थे नेहरू जी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता न होकर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव है, ऐसा उनका मानना था। नेहरू जी ने कहा कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु मैं किसी ऐसी वस्तु में जरूर विश्वास करता हूं जो मनुष्य को उसके सामान्य स्तर से ऊंचा उठाए। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य दो अंतर क्या थे? कौन कौन से इलाकों में, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में? तो देख लेते हैं क्या दो मुख्य अंतर थे। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक और जातिवादी समस्या अधिक थी। तो ये दो मुख्य अंतर हमें देखने को मिले पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था और इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था राज्यों के सीमांकन के विषय पर गौर करना और इसकी सिफारिश थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। तो भारत के राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम बता सकते हैं जो ये बताती हैं कि भारत एक राष्ट्र है। कौन कौन सी हैं वो विशेषताएं? भौगोलिक एकता, सामान्य हित, मातृभूमि, इतिहास, लोक इच्छा और सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे लिखे अवतरण को पढ़िए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं अवतरण को। राष्ट्र निर्माण के इतिहास के लिहाज से सिर्फ सोवियत संघ में हुए प्रयोगों की तुलना भारत से की जा सकती है। सोवियत संघ में भी विभिन्न और परस्पर अलग अलग जातीय समूह हैं। धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों के बीच एकता का भाव कायम करना पड़ा। जिस पैमाने पर यह काम हुआ, चाहे भौगोलिक पैमाने के लिहाज से देखें या जनसंख्यागत वैविध्य के लिहाज से, वह अपने आप में बहुत व्यापक कहा जाएगा। दोनों ही जगह राज्य को जिस कच्ची सामग्री से राष्ट्र निर्माण की शुरुआत करनी थी वह समान रूप से दुष्कर थी। लोग धर्म के आधार पर बंटे हुए और कर्ज तथा बीमारी से दबे हुए थे। यहाँ लेखक ने भारत और सोवियत संघ के बीच जिन समानताओं का उल्लेख किया है उनकी एक सूची हमें बनानी है और इनमें से प्रत्येक के लिए भारत से एक उदाहरण देना है। दूसरा क्या पूछा है? लेखक ने यहाँ भारत और सोवियत संघ में चली राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं के बीच असमानता का उल्लेख नहीं किया है। क्या आप दो असमानता बता सकते हैं? अगर पीछे मुड़कर देखें तो आप क्या पाते हैं? राष्ट्र निर्माण के इन दो प्रयोगों में किसने बेहतर काम किया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि सोवियत संघ में भी भारत की तरह जातीय समूह, धर्म, भाषाई समुदाय और सामाजिक वर्गों में एकता का भाव पाया जाता है। पहले सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि भारत और सोवियत संघ है वो दोनों में क्या समानता है। तो यहाँ हमने समानता बताई है कि जिस तरह सोवियत संघ में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर समूह हैं, वैसे ही भारत में भी ये समूह पाए जाते हैं। सोवियत संघ में साम्य
साम्यवादी आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, जबकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ। दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि दोनों के निर्माण में अंतर क्या है, तो यही सबसे बड़ा अंतर है कि सोवियत संघ में जो राष्ट्र का निर्माण हुआ था उसका आधार था वो साम्यवादी था, जबकि भारत में राष्ट्र निर्माण का आधार था लोकतांत्रिक समाजवादी आधार। अगला, भारत में राष्ट्र निर्माण के प्रयोग हैं वो सफल रहे, जबकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने उसके निर्माण के प्रयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये था हमारे अध्याय प्रथम की प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से अब आपको ये पाठ समझ में भी आ गया होगा और साथ ही साथ याद भी हो गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी पुस्तक के अगले अध्याय को। धन्यवाद।